बहुत मज़े में हैं। अभी थोड़ा टेंशन का माहौल चल रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम पास आ रहा है, चाहे वो सीटीपी वाले बच्चे हों, चाहे वो सितंबर के एग्ज़ाम वाले बच्चे हों, सबको ही ये है कि मैम एग्ज़ाम पता नहीं कैसा आएगा और किस टाइप से हम लोगों को पेपर होगा, पता नहीं पेपर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस टाइम पर डरे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्प मिले और आप लोगों को ध्यान रहे कि हाँ इस तरीके से ये पेपर करना होता है। ठीक है बेटा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मेन जो बच्चे डरते हैं सबसे ज़्यादा वो होता है मैथ्स। मैथ्स में बच्चों को इतना ज़्यादा डर लगता है, सोचते हैं कि यार पता नहीं मैथ्स हम लोगों को पढ़ने को मिलता क्यों है। सबसे ज़्यादा थिंकिंग यही होती है। मेरे खुद के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैथ्स मतलब होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स भी इजी होता है, बस कंडीशन ये होती है कि आपको समझाने वाला सही बंदा होना चाहिए। अगर आपको समझाने के लिए कोई अच्छा टीचर मिला हुआ है, अगर आपको समझाने के लिए एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, तो कुछ भी इसमें ये नहीं है कि बेकार हो। ठीक है, तो आप लोगों को बस समझ आना चाहिए वो चीज़, तो फिर बहुत आसान होता है मैथ्स, मुश्किल नहीं होता है। अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर आती है मैथ्स में, सबसे मेन कि ये वीडियो ज़रूर नहीं है कि अभी सितंबर में एग्जाम आ रहा है उनको देखनी है। जो भी बोर्ड एग्जाम देते हैं, चाहे HBSC हो, चाहे CBSE हो, चाहे PBSE हो, RBSE हो, कोई भी बोर्ड है, आप लोग कहीं के से भी बिलोंग करते हो, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ताकि अलग अलग सब्जेक्ट में आप अलग अलग स्कोर अच्छा कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे टिप्स होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते या फिर उनको कोई बताता नहीं है, इस वजह से भी वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी कि देखो मैथ्स में आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ होती है स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम हम लोगों को फॉर्मेशन बनाना नहीं आता है स्टेटमेंट का, कि स्टेटमेंट की फॉर्मेशन कैसे की जाए और किस तरीके से उसको लिखा जाए। तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको उसके अंदर कोई चीज़ गिवन है और आपको उसके अंदर लेट करना है। जैसे मैथ्स के अंदर अगर थर्ड चैप्टर को मैं देखूँ तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, तो थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें इक्वेशंस एजेस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जैकब की उम्र इतनी थी और उसके फादर की इतनी थी, या राजू की उम्र इतनी थी एज और उसके फादर की उससे 3 टाइम्स थी। तो आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर लेटिंग करनी होती है, मतलब आपको लेट करना होता है वैल्यू को कि इतना वैल्यू उसकी थी, इतना जैकब की एज x मान लें, फिर उसके बाद में उसके जो फादर थे उसके 10 टाइम्स है। तो वो आपको फॉर्मेशन तब समझ आएगी जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि हाँ इसकी जो एज है वो इतनी है और उसके बाद में उसकी एज इससे 10 ज़्यादा है, तो ये चीज़ आप 7th 8th 6th से करते हुए आ रहे हो कि अगर किसी की एज प्लस होती है तो उसमें ऐड हो जाता है, मतलब आगे जा रही है तो एडिंग होती है, पीछे जा रही है तो सब्ट्रैक्टिंग होती है, इसके अलावा में टाइम्स होता है तो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये चीज़ें तो इक्वेशन फॉर्म करना आप लोग काफ़ी टाइम से सीखते आ रहे हो, वो स्टेटमेंट्स आपको तभी बनाने आएंगे जब आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर तभी होंगे जब आप उस चैप्टर को अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है बेटा, तो उसको अच्छे से आप लोग करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मैं मैथ्स में कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों को एग्जाम्स में ध्यान रखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ध्यान रखना है कि कटिंग बिल्कुल भी ना करें एग्जाम में। ठीक है, मैथ्स में हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। आपके क्वेश्चंस जो हैं, आपके सिर्फ प्रेजेंटेशन जो होते हैं उसके मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन लिखा, कई बच्चे की सोचते हैं कि मैम हमारा आंसर बिल्कुल ठीक था लेकिन फिर भी टीचर ने गलत कर दिया। तो बेटा आंसर के मार्क्स नहीं मिलते हैं मैथ्स में प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि इतने सारे क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए हैं और उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस टीचर्स लोग बनाते हैं तो उनको सबके आंसर्स रटे हुए होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ये है कि अगर मैथ्स के क्वेश्चन है, जैसे मैं मैथ्स करवाती हूँ बच्चों को, तो हमें एक्सरसाइज रट जाती है कि हाँ इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, पीछे देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम क्वेश्चन अलग बना के दे रहे हैं तो उनके आंसर हमें थोड़ी ना रटे हुए हैं। तो टीचर्स लोग क्या देखते हैं, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये मेथड लगना है और इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये मेथड यूज किया है या नहीं किया है, मतलब ये चैप्टर इसने अच्छे से किया है या नहीं, वही चीज़ उनको देखनी होती है। जैसे कोई क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉपर्टी यूज होनी है तो आपको जैसे लीनियर प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ट्राइंगल वाले जो चैप्टर्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हर चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप लिखेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है कि उनको पता लगता है कि हाँ इस बच्चे को इस चैप्टर के बारे में मतलब ABCDs को पता है। और अगर चीटिंग करने वाली चीज़ें करोगे, जैसे सिर्फ रटना है, रट्टा मारा हुआ है आपने और या फिर किसी की चीटिंग करके आपने सेम लिखा है ना, तो टीचर पहचान लेता है। तो आपकी वर्डिंग, आपकी हैंडराइटिंग बहुत कुछ बोल देती है, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रहेगी, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद बच्चे आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को बहुत डाउट होता है कि मैम हिंदी के पेपर जो है, अब
हिंदी में फेल होने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्या करके आते हो कि आप हिंदी के सब्जेक्ट में भी फेल हो रहे हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी कि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग आपकी होनी चाहिए। वो तो हर पेपर के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर अच्छी हैंड राइटिंग बनानी है, इसमें बुरी भी बनाओगे तो चलेगा, नहीं। बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है। सो योर हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ओके, एंड फॉन्ट शुड बी बिग। आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, मॉडरेट हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ना बहुत बड़ा फॉन्ट लिखना है, ना बहुत छोटा छोटा लिखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही निक्कू निक्कू सा फॉन्ट लिख देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिससे एग्जामिनर को समझ भी नहीं आती है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज़ को आप लोगों ने इम्प्रूव करना है। इसके अलावा में आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में आपको क्या करना है। इंग्लिश या हिंदी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको ध्यान रखनी है, जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं, पैराग्राफ्स के बाद आपको उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस जो है वो पैराग्राफ में से छांट के लिखने होते हैं। तो उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बेटा बैठो, मैं आ रही हूँ। तो आपको उसके अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर आप लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि आपने पैराग्राफ पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके आंसर्स लिखेंगे। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको सिंपली एक चीज़ करनी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस की ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ पूछी हुई है। देन उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन पे जाना है। देन आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन फिट होंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप फटाफट आंसर लिख लोगे। इसके अलावा ये भी ना है तो बहुत सारे टीचर्स एक ही ट्रिक बताते हैं। मैं भी बताती हूँ, जो बच्चों को ये चीज़ भी नहीं पता लगती है। सिंपल चीज़, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के अंदर आपको जो वर्ड दिख रहे हैं वही वर्ड्स मैचिंग करते हुए आपको कॉम्प्रीहेंशन में जो लाइन दिख रही है वही लाइन लिख के आ जाओ, तब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स इसी पे मतलब पूरा पढ़ के देगा या फिर ये देख के देगा कि इस बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं, आप एटलीस्ट कुछ लिख कर आओ। आपने बस बिल्कुल ब्लैंक शीट नहीं छोड़नी है, क्योंकि ब्लैंक शीट छोड़ने से बच्चों को पास नहीं किया जाता है। तो आपको एक इस चीज़ के ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा में जो फ्री के मार्क्स दिलाती हैं चीज़ें वो क्या क्या होती हैं हिंदी और इंग्लिश में। जैसे इंग्लिश के अंदर नोटिस राइटिंग होती है, एप्लीकेशन होती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स होती हैं, ग्रामर अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, अदरवाइज स्किप इट। थोड़ा बहुत इधर उधर से पूछ के भी हम कर सकते हैं वो चीज़। अगर आपका इंटरेस्ट है ग्रामर में तो करके जाइए, ठीक है। इसके अलावा में और आप एक चीज़ कर सकते हैं, ग्रामर के अलावा नोटिस राइटिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसके अलावा में आपका एस्से राइटिंग हो गई, ठीक है, और एप्लीकेशन तो होती ही है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया, नोटिस राइटिंग हो गई। ये सारी चीज़ें आपको फ्री के मार्क्स दिलाती हैं। और 20 से 30 नंबर की तो यही चीज़ें आती हैं। 10 या 20 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन आती है, तो 30-40 नंबर आपको यही चीज़ें दिला देती हैं। फिर भी आप लोग फेल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होते हो, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप करके जाते हो सो आपको फेल तो कोई भी नहीं करेगा, पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये चीज़ें करके जाओ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ये चीज़ों में भी मार खा जाते हैं, और वो कोई भी अलग सा टॉपिक आ जाता है तो वो डर जाते हैं कि यार ये कौन सा टॉपिक आया, ये तो हमें आता ही नहीं है, और डर जाते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। सेम इंग्लिश में, हिंदी में भी सेम। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें इजी होती हैं, जैसे मुहावरे बहुत आसान होते हैं, आपने यूजुअली पढ़े हुए होते हैं, आपने यूजुअली सुने हुए होते हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करना है। देन उसके अलावा में जो निबंध होता है, निबंध ईजी है, फ्री के मार्क्स दिलवाता है। टॉपिक कोई भी आए, आपको बना के लिखने का अगर टैलेंट है तो आपको कोई भी दुनिया में फेल नहीं कर सकता बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। देन उसके बाद में एप्लीकेशन में बच्चे ये सोचते हैं कि मैम एप्लीकेशन आएगी कौन सी, हमें नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन आएगी, कौन सी पूछी जाएगी। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आपको एप्लीकेशन में सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट इस तरीके का होता है। फॉर्मल जो औपचारिक पत्र होते हैं हिंदी वाले, उसमें फॉर्मेट ऐसा होता है। अनौपचारिक होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं, उनमें फॉर्मेट ऐसा होता है। सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यही काम करना है। अगर आप ये चीज़ अच्छे से सीख लेते हो तो आपको इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सिर्फ फॉर्मेट देखता है, अंदर का आपका पूरा मटेरियल नहीं पढ़ता है। एग्जामिनर की यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो सिर्फ ये देखता है कि बच्चे का लेवल कितना है, उसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पूरा पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है बेटा। बाकी साइंस वगैरह है, उसमें आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। एसएसटी के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ने हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हों, और यूट्यूब तो आपको पता ही है पूरा समुद्र है पढ़ने का। तो आपको जो चैप्टर नहीं समझ आता, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, आप उसके अंदर नॉर्मली यूट्यूब में सर्च कीजिए और उसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। मैथ्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो फ्री के मार्क्स दिलवाते हैं।
और इक्वेशन वगैरह बनानी होती है जिसके अंदर थोड़ी बहुत, और थर्ड चैप्टर के अंदर भी वही है, एजेस वगैरह सारे। तो आपको इन द लास्ट मैं यही बोलूँगी कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। हो जाता है वैसे, सब हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा करने का तरीका पता होना चाहिए, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए, दैट्स इट। मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं और बहुत अच्छे से मैथ्स दिलाते हैं, जैसे 10th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी चैप्टर है। इसके अलावा में थर्ड चैप्टर जो है वो भी बहुत ईजी है। स्टेटमेंट में अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टेटमेंट फॉर्मेशन जो है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर आपको क्वेश्चन पता है कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी तो वो आपको फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है, तो आपको उसके लिए स्टेप बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम मार्केट गए और मार्केट से हम जो जो चीज़ें लेकर आए वो हमें पता है। अब हमें अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आप आज के बारे में लिखो कि आज आपने मार्केट गए, क्या क्या लिया, क्या क्या करा, तो आप आराम से, आपको फॉर्मेशन सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या क्या करा। तो आप नॉर्मली जैसे होता है ना डायरी नोट, तो वो आप नॉर्मली कॉपी में लिख सकते हो कि हम मार्केट गए, वहाँ पर हमने ये देखा, वहाँ से हमने ये चीज़ें खरीदी। तो आप फॉर्मेशन अपने आप कर रहे हो, आपको कोई बता नहीं रहा है, आपने कुछ रटा नहीं है। तो इसी तरीके से होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। बाकी न्यू सिलेबस भी आ चुका है और फॉर्मेट भी आ चुका है कि 23 में पेपर्स कैसे होंगे, क्या स्टाइल रहने वाला है, क्या डिज़ाइन रहने वाला है, उसके लिए भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और बोर्ड में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग कि आपकी हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सेकंड चीज़ की कटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज़ कि आपको नंबर सही लिखने हैं। अगर आप 6th क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 6th आंसर ही नंबर पे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करना है। कटिंग अगर कर रहे हो तो चमकाने वाली कटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल कटिंग करनी है, ठीक है। एक सिंपल एक क्लिक किया, ठीक है, कटिंग हो गई। और इसके अलावा में कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वहाँ पर और भी आप जैसे बच्चे हैं 150 अराउंड वहाँ पर स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बाकी सेकंड चैनल भी है जो ब्लॉगिंग चैनल है मेरा, तो उस पर भी आप एक बार विजिट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।